हेलो स्टूडेंट्स। तो ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और उनके पास सिर्फ 1 या 2 दिन का ही समय है पढ़ने के लिए, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है बाल विकास का, उसकी ये मैराथन क्लास होने वाली है और इसे आप मास्टर क्लास भी कह सकते हैं। अगर ये क्लास आप सीरियसली देख लेते हैं तो आपके 40+ नंबर कहीं पर नहीं जाएंगे, आराम से 50 में से 40+ नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने सभी चैप्टर्स का सारांश प्लस एमसीक्यू यानी कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो हमने इसमें इन्वॉल्व किए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो इसमें हैं वो भी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी पाठों के सारांश है इसमें और सभी पाठों के एमसीक्यू हैं। तो पहला क्या है, देखो मेन मेन चीजें पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे। जो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ वही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपका टारगेट है किसी भी तरह से 40+ आ जाइए, पास हो जाए। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोई फालतू नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ डीएलएड में आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं। बाल मनोविज्ञान होता क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट आपने देखा होगा, अभी तक आपने पढ़ा भी या नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाल मनोविज्ञान क्या है? जो बच्चा होता है वो गर्भ से लेकर के उसकी मृत्यु तक जितनी भी उसमें क्रियाएं होती हैं, बदलाव होते हैं और बच्चे का व्यवहार, जितनी भी चीजें होती हैं बच्चे से संबंधित, उस सबको बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, जो विकास होता है वो जन्म से लेकर नहीं, गर्भ से ही, जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेकर मृत्यु तक विकास चलता रहता है, कुछ ना कुछ विकास चलता रहता है और मृत्यु के पश्चात वो विकास रुकता है। तो बस इसी बात को मैंने अपने शब्दों में बताया है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ फालतू आपको नहीं लिखना है, जो सिंपल भाषा है वही आप लिख करके आए, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में होने वाला विकास जो है क्रमिक होता है, ऑर्डर में होता है, सिक्वेंशियली होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बाल विकास की अवस्थाएं एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बाल विकास की अवस्थाएं व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति की अपने विकास से संबंधित विशेषताएं होती हैं। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक हैं, जैसे कि वंशानुक्रम, जिसे आप हेरिडिटी बोलते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक है, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, यानी कि विकास जो है वो पौष्टिक भोजन पर डिपेंड करता है, लिंग भेद कैसा, अनुवांशिक गुणसूत्र कैसे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। और इसमें अवस्थाएं कौन कौन सी होती है ये समझने वाली है। एग्जाम में कभी 1 नंबर में तो कभी 2 नंबर में पूछा ही जाता है कि इनकी अवस्था लिखो। ठीक है, विकास की अवस्था कौन कौन सी है? तो 5 हैं, 6 हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। तो एग्जाम में इनका समय भी पूछ लिया जाता है कि शैशवावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जब बच्चा शिशु रहता है, ठीक है, शिशु जीरो से, जब भी 0 वर्ष का होता है, तो बालक के जन्म से लेकर यानी कि 0 से 6 वर्ष तक का ये शैशवावस्था कहा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी आप इसमें देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, जो मेन चीजें वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बाल्यावस्था, इसको हम चाइल्डहुड भी बोलते हैं और कॉल एवं ब्रूस ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि बाल्यावस्था को समझना सबसे कठिन कार्य है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः इस निर्माणकारी काल भी कहा गया, यानी कि इसमें बच्चे का निर्माण होता है कि बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बाल्यावस्था में शैशवावस्था की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, तो ये रचनात्मक कार्य में रुचि, प्रतिस्पर्धा की भावना, संवेगों पर नियंत्रण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास एवं समलिंग भावना का विकास इसमें हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए किशोरावस्था, भाई तनाव काल भी से कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक को एक तरीके से बहुत ही बालक में चेंज आते हैं, गुस्सा होता है और इसे प्यूबर्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, चाइल्डहुड नहीं है किशोरावस्था, चाइल्डहुड तो बचपन होता है। ठीक है, एडोलेसेंस कहा जाता है इंग्लिश में, एडोलेसेंस। तो तनाव एवं संघर्ष 12 से 18 वर्ष की होती है ये, इसका नाम मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है 12 से 18 वर्ष के लिए, तूफान की अवस्था भी से कहा गया है। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है? किशोरावस्था में किशोरों में शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, कल्पनाशीलता, विद्रोह वृत्ति, वीर पूजा से मतलब है कि जैसे कि बच्चों का या जो किशोर हो जाते हैं उनमें किसी न किसी जो रोल मॉडल को चुनना, वो एक हो जाता है। कोई एक्टर को अपना रोल मॉडल चुनता है, कोई क्रिकेटर्स को, कोई जो हमारे
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, उनको अपना रोल मॉडल चुनता है। तो ये सब रोल मॉडल है वो चुनने का कार्य करता है और वीर पूजा भी करता है, इनको दिल से मानता है, इसको वीर पूजा कहा जाता है। ठीक है, तो यही ऐसा सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। किशोरावस्था आपको समझ गए, सिंपल भाषा में समझना है। वंशानुक्रम की हम बात करते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ होता है समान के समान। ठीक है, अर्थात जैसे माता पिता होंगे उनकी संतान भी वैसी ही होती है। मानव शरीर कोशों का योग होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोश से होता है जिसे संयुक्त कोश कहते हैं। अब यह कोश 2, 4, 8, 16, 32 तथा इसी क्रम में संख्या में आगे बढ़ता है। संयुक्त कोश दो उत्पादक कोशों का योग होता है। ठीक है, इसमें वंशानुक्रम से संबंधित नियम या धारणाएं भी हैं, जैसे बीज कोशों की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ये सब मेंडल के नियम, ये वंशानुक्रम में आता है। हेरिडिटी में आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम क्या है, जैसे माता पिता होंगे वैसे भी बच्चे होंगे, बस सिंपल सी बात याद रखनी है। वातावरण क्या है, आप अपने आसपास देखते हैं, वातावरण क्या है, वही है, वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती है। सिंपल सी लाइन लिखनी है, वे सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुएं जो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करती हैं, वातावरण कहलाती हैं। सर्वांगीण से मतलब है सभी प्रकार का विकास। ठीक है, वातावरण से तात्पर्य बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रभावों से है जो किसी भी मानव के विकास को जन्म के बाद प्रत्यक्ष, ठीक है, बाकी यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है वातावरण का। ठीक है, यहाँ तक बस सिंपल से याद रखें। अब इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये जो आपका पहला पार्ट है। पहला क्या है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल क्या है, वैलेंटाइन है। तो इसका पहले का जो ऑप्शन है वो बी ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, कब होता है बताइए। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास जो है किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में भाई जो बच्चा है उसे जोश बहुत रहता है, जो किशोर होता है उसे जोश बहुत रहता है, किसी भी काम का अंजाम नहीं जानता है वो। ठीक है, किशोर 12 से 18 वर्ष की जो मतलब अपना, इसमें क्या होता है करियर चुनना। ठीक है, बाकी आपका जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षण होना, तो इसमें बहुत ज्यादा अपराध भी वो कभी कभी कर बैठता है, तो इसको किशोरावस्था कहा जाता है, ये बात समझने वाली है। तीसरा क्वेश्चन है, बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन कब होता है। बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार तो शैशवावस्था में होता है। तीसरे का ए सेल्फ सेंटर्ड सिखाया था, आप सीलेट में पढ़ोगे इसे। मेंडल ने प्रयोग किया, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, तो मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किया था। यह आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया, चूहों पर किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल नहीं गुणनफल, यह है कथन किसका है, तो यह कथन वुडवर्थ का है। ठीक है, यह कथन वुडवर्थ का है, यह आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है, शैले के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो शैले के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं, ये आपको याद रख के चलना है। सातवां क्वेश्चन है, वीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है, तो वीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम क्या है, बीज कोशों की निरंतरता का नियम, ये किसने दिया, वीजमैन ने। 1 नंबर में पूछ लिया था कभी कभी अति लघु में, या एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से 2 प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 तो इसमें तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन है सी क्वेश्चन 8वें का। ठीक है, जागृत एवं सुप्त। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, कब होता है, प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास बहुत ही स्पीड से होता है, उससे ज्यादा विकास कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, उसका सारांश हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। चलिए शारीरिक विकास की हम बात करते हैं। शारीरिक विकास से मतलब क्या है, शारीरिक विकास वही है मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु से चलती है, मैंने आपको भी बताया पिछले पेज में। तो इसमें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा है, अरस्तु ने, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और शारीरिक विकास की विशेषताओं में क्या आता है बताइए आपको, भाई बहुत ही सिंपल है, कद है, भार है, लंबाई है, शरीर का अनुपात है, हड्डी दांत आदि आता है। बाकी श्वसन तंत्र, तंत्र, हृदय, परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, अंतरस्रावी ग्रंथियां, मांसपेशियों के विकास पर भी नजर रखी जाती है। नेक्स्ट है मानसिक विकास। मानसिक विकास सोचने समझने की, सामग्रिक विकास भी हम इसको कह देते हैं, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास का अर्थ क्या है, बालक के मस्तिष्क से है,
जहां वो सोचने समझने की शक्ति रखता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार मानव विकास जन्म पूर्व अवस्था से प्रौढ़ता तक व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं और मनोवैज्ञानिक व्यवहार का उत्तरोत्तर विकास एवं संगठन है। ठीक है, मानसिक विकास में क्या होता है? शैशवावस्था में शिशु भूख लगने पर रोना, ठंड लगने पर कांपना, तेज आवाज से चौंकना, सिर पीछे घुमाकर देखना या आदि क्रियाएं करने लगता है। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, मानसिक विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है, बाकी आप उसको दे सकते हैं, कुछ खास नहीं है। संवेग क्या होता है? संवेग होता है इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, इसको आपको समझना है। सब संवेग जो है शब्द अंग्रेजी के इमोशन से बना है। इमोशन लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है टू एक्साइट, टू लीड, टू मूव। इमोशन शब्द दो शब्द ई एंड मोशन से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, मोशन का अर्थ है गति देना, मतलब अंदर से गति होती है, अंदर से हलचल होती है, फीलिंग, लव, हेट। ठीक है, ये सब जो है आपके इमोशंस है। गुस्सा, क्रोध, ये सब अंदर से ही तो आता है। तो विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास अलग अलग प्रकार से होता है। जस्टिन के अनुसार, ये जस्टिन की परिभाषा देख लीजिएगा, 3 वर्ष तक की आयु में बालकों में एक साथ खेलने के कारण सहयोग और प्रेम का विकास होता है। शुरू के 3 वर्ष में बच्चा जो है क्या करता है? आपके जो उसकी उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ सहयोग करता है खेलने में, और प्रेम उनमें होता है। क्रो एवं क्रो, ये बहुत बड़ा है भाई। क्रो एवं क्रो के अनुसार बाल्यावस्था में संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बस, बाकी यही आपको पढ़ना है। सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास से मतलब क्या है? जो बच्चा समाज में जाएगा तो वहां पर उसको कैसे क्या भाषा यूज करनी है और कैसे उसको रहना है, ताकि उसका विकास हो सके भाषा वगैरह का। ठीक है, बाकी इसमें अनुकरण करना यानी कि नकल करके सीखना, सामाजिक अनुमोदन, सहयोग, मित्रता एवं आसक्ति, सहयोग, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास सामाजिक विकास में ही होता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, भाई ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप इसकी परिभाषा एक लाइन में लिख सकते हैं। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। सिंपल सी लाइन लिखनी है। भाषा विकास में क्या है? भाषा विकास, भाषा भावों के अभिव्यक्ति का माध्यम है, मतलब आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं, विचार हैं, वो कैसे शेयर करने हैं, तो भाषा से ही तो करोगे, यही है। मानव अपने विचारों को आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। अब बात करते हैं पियाजे की। ये भैया एग्जाम में काफी बार आया हुआ है पियाजे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बेस ठीक से पढ़ना है पियाजे को। जीन पियाजे, पियाजे की थ्योरी क्या कहती है? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का प्रेरक किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पियाजे को, जीन पियाजे को। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित 4 पक्षों का अध्ययन किया है। वो 4 पक्ष कौन कौन से हैं? संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त क्रियाकार, और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पियाजे के सिद्धांत को बताते हुए उसकी चारों अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको ये लिख करके आना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बुद्धि, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो बुद्धि क्या है? बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने 1895 में किया था। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, कोई सी परिभाषा। सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, भाई बुद्धि से ही तो करोगे, कुछ सोचना होगा। ठीक है, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। उसका बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि इसमें बुद्धि लब्धि भी होती है, बुद्धि लब्धि का मापन भी होता है। बुद्धि लब्धि को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही परीक्षाओं के 2 रूप हो सकते हैं, शाब्दिक या भाषात्मक परीक्षण। उसके बाद हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि निकालने की विधि। एग्जाम में आया है कई बार, सूत्र है IQ बराबर MA/CA इंटू 100, यानी कि अर्थात मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि का सूत्र एग्जाम में कई बार लिखने को आया। बुद्धि को परिभाषित करते हुए बुद्धि लब्धि का सूत्र याद कीजिए, तो ये आपको लिख करके आ जाना है। सृजनात्मकता आता है, यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? यानी कि एक तरीके से कुछ नया करना, रचना करना। तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे सृजनात्मकता है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, सपोज करो 2 नंबर में आता है सृजन, या 1 नंबर में भी आता है, सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में लिखिए। तो कोई भी आपका इसमें वर्ड हो, चाहे सृजनात्मकता हो, तो इसमें आपसे पहली लाइन तो आप यही लिखें, इसकी इंग्लिश लिख दें। सृजनात्मकता शब्द क्या है?
सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। बाकी कुछ भी आए तो आपको पहली लाइन तो ये लिखनी है। अगर इसके बारे में नॉलेज आपको नहीं है तो पहली लाइन ये लिखे हैं आप, आपको 1 में से आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सृजनात्मकता ये है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। चलिए उसके बाद इसके एमसीक्यू आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संवेग शब्द अंग्रेजी के शब्द से बना है। देखो अभी हमने आपको बताया संवेग शब्द कैसे बना है, तो बताइए फटाफट से इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो संवेग शब्द जो है वो इमोशन है, संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 6 वर्ष की उम्र तक कितने प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। तो 8 प्रकार के संवेगों का विकास 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही है। तीसरा, शिशु के अस्थायी दांत यानी जो दूध के दांत होते हैं वो कब निकलते हैं, 7वें 8वें महीने में। फटाफट से इसको याद कर लीजिएगा। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो बेरिंग का है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम माह में शिशु किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर क्या करता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, तो स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्रथम माह में जब वो भाई शिशु रहेगा, नवजात रहेगा, पैदा हुआ होगा तुरंत 1 महीने में, भाई वो क्या ही करेगा, स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं पता है, उससे ना बोलना आएगा ना कुछ आएगा, तो स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो 5वें का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। छठा क्वेश्चन है, संवेग क्रिया का उत्तेजक है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है गेलकार्ड का। फिर से सुन लीजिएगा, संवेग क्रिया का उत्तेजक है, यह कथन गेलकार्ड का है। तो छठे का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है, मनोवैज्ञानिक थे। बी ऑप्शन ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आपको पता भी होना चाहिए, आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी और एग्जाम में भी आता है। तो 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। जन्म के समय बालक का वजन 6 से लेकर 8 पाउंड तक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है अगला, चैप्टर 3 के हम क्वेश्चन कर रहे हैं अब। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। जैसे कहते हैं ना कि भाई इस बंदे की पर्सनैलिटी देखो क्या गजब शानदार है, एकदम मस्त वाला टाइप की, तो इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व शब्द पर्सनैलिटी। आप तो देखो सबसे पहले क्या लाइन लिखी इसके आंसर में, व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी का हिंदी अर्थ है या हिंदी का पर्याय। ये लाइन तो आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में, उसकी इंग्लिश लिख दो और ये कह दो कि भैया ये इस वर्ड का हिंदी रूपांतरण है, ऐसे लिख सकते हो, तो आपको नंबर मिलेगा उसमें भाई। उसके बाद थोड़ा संबंधित लिख दो उससे। हाँ ये है कि भैया बकवास नहीं लिखनी है, बिल्कुल बकवास नहीं चलते बीटीसी में, याद रखना कम लिखना लेकिन सटीक लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पे तो बस व्यक्तित्व यही है, बाकी अपने भाषा में आप इसको लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब व्यक्तिगत मापन की विधियां हैं, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि व्यक्तिगत मापन की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें बहुत सारी विधियां, जैसे साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा, अवलोकन, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि। व्यक्तित्व का समायोजन, एडजस्टमेंट, ठीक है, तो समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम एवं आयोजन। सम का अर्थ है भली भांति या अच्छी तरह से, और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था, अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था करना। व्यक्तिगत भिन्नता, भाई हर किसी न किसी व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है, इसी को हम व्यक्ति भिन्नता कहते हैं। व्यक्ति में शारीरिक, भाई तभी तो आप उसको पहचानोगे कि भाई इसकी शक्ल ऐसी है, इसकी शक्ल ऐसी है, वरना सब आप भाई ये तो एक ही इंसान है, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा व्यवहार में पाए जाने वाले अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। बस सिंपल सी यहाँ पे आपको लिख करके आ जाना है। कल्पना क्या होता है, कल्पना होता है अपने माइंड में सोचना, इमेजिनेशन। मैकडूगल के अनुसार दूरस्थ या परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना है। यानी कि आपने भाई आपको ये समझो आपको जाना है मसूरी, जाना है घूमने के लिए, तो आपके माइंड में आएगा यार मसूरी कैसा होगा, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, जब मैं कभी गया नहीं तो होगा क्या, मैं माइंड में सोच तो सकता हूँ कि वहाँ पे पहाड़ होंगे, हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है, झरने वगैरह होंगे। तो इस तरह जो आपने कल्पना कर ली मन में,
अब जब कैसा है वो तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। तो मन में कल्पना करना किस चीज का, उसे हम इमेजिनेशन कहते हैं। चिंतन, चिंतन में क्या भाई, थिंकिंग है, सोचना है। कुछ आप लिख रहे हो, क्या सोच के लिखोगे, ठीक है। बाकी चिंतन क्या है, रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, तार्किक विचारात्मक चिंतन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तर्क क्या है, रीजनिंग, इसका भाई रीजनिंग तो आप सबको पता है। तर्क चिंतन प्रक्रिया का एक प्रकार है, सबसे बड़ा प्रकार है, सबसे सबसेट प्रकार है। इरविंग के अनुसार तर्क एक विशेष प्रकार का चिंतन है जिसमें निष्कर्ष आधारिका के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। तर्क को दो भागों में विभक्त किया गया है, आगमन तर्क और निगमन तर्क। चलिए अब इसके मल्टीपल चॉइस हैं तीसरे चैप्टर के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिक हिप्पोक्रेट्स ने शरीर के 4 द्रव पदार्थों के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 4 भागों में बांटा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, कैसा होता है, व्यक्तित्व है। अगला, सामाजिकता, सामंजस्य एवं एकीकरण लक्षण है, किसके हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के लक्षण है भैया। ये व्यक्तित्व में पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित होती है, किस जगह पर होती है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पांचवा हो जाएगा, चौथे का सी ऑप्शन ठीक है। पांचवा है सोमेंटोट्रोकिन नामक हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि में, तो ये पीयूष ग्रंथि में ही होता है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम क्या है, समायोजन। तो छठे का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के मध्य व्यवहार की संरचना में पाई जाने वाली असमानताओं को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है, याद रखिएगा। आठवां और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है, देखो अभी पढ़ाया था और उसका है। तो ये हो गए आपके 3 चैप्टर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अधिगम, अधिगम क्या है भाई, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के यहाँ पर कुछ सारांश है, उसके बाद इसके हम एमसीक्यू करेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 4 क्या, अधिगम। अधिगम क्या होता है, लर्निंग होता है अधिगम, ठीक है, किसी भी चीज को सीखना हम अधिगम कहते हैं, उसको हम बाल विकास या मनोविज्ञान की भाषा में। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। कुछ देख के सीखा, उसमें उसके व्यवहार में चेंज आ गया, उसको हम अधिगम कहते हैं। इसको और एक तरीके से कहते हैं, यह परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है जो स्थायी या अस्थायी हो सकता है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, लोगों को अपनी क्षमता की अनुभूति सीखने के द्वारा ही होती है। तो इसमें मनोवैज्ञानिक अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। ये कथन आ जाता है एग्जाम में, रिक्त स्थान में पूछ लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं, जो एग्जाम में आएगा सिर्फ वही आपको पढ़ना है, फालतू यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपके क्या है, काफी सारे नियम है, अभिप्रेरणा है, और ये बात याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई। देखो थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम बताए हैं, कौन कौन से, फिर से सुन लो। थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्रमुख 3 नियम बताए, मुख्य 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पावलाव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये सभी जो हैं ये अधिगम के ही सिद्धांत है। अधिगम मतलब सीखने के, लर्निंग के। सीखने के वक्र किसे कहते हैं, सीखने का वक्र लर्निंग कर्व्स। तो ये समझिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान है। व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करते हैं, तब सीखने की गति प्रारंभ से अंत तक एक समान नहीं रहती है, ठीक है। यह गति कभी तेज, मान लो बच्चा कोई छोटा है, वो सीखने की गति, वो कुछ सीखना स्टार्ट करता है, कुछ पढ़ना लिखना या जो कुछ भी है, टू जेड ABCD आसान आसान जो भी है 1 2 3, ये सवाल है, कुछ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो उसकी गति हमेशा एक सी नहीं रहती है, बढ़ती रहती है, कर्व टाइप की होती है, ऐसे कभी बढ़ गई कभी छोटी हो गई, ये। तो इसको ही हम सीखने का वक्र कहते हैं। तो कभी तेज कभी धीमी हो, कभी रुक जाती है बिल्कुल। यदि सीखने की इस गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो सीखने का वक्र रेखा सीखने की उन्नति या अवनति को दर्शाता है, तो एक वक्र रेखा बन जाती है, ठीक है, एक रेखा बन जाती है, वक्र जाती है, बढ़ गया कम हो गया, ठीक है।
इसी को सीखने की वक्र रेखा कहते हैं। और अधिगम वक्र के 4 प्रकार हैं, सरल वक्र, उन्नतोत्तर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र रेखा होते हैं। सीखने का पठार, सीखने का पठार क्या है? सीखने के पठार में जब बच्चे को सीखने में कठिनाई आती है तो उसको ही सीखने का पठार कहा जाता है। सीखने के वक्र में एक ऐसा समय आता है कि जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने के बजाय आधार रेखा के समांतर सीधी चलने लगती है, इस सपाट स्थान को सीखने का पठार कहते हैं। कार्यों की जटिलता, सीखने की अनुचित विधि, शारीरिक सीमा, प्रेरणा की सीमा, पुरानी आदतों का नवीन आदतों से संघर्ष, जटिल कार्य के मात्र एक पक्ष पर ध्यान सीखने के पठारों के कारण है। तो सीखने का पठार क्या है, इसमें ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम किताबी भाषा में कहें तो सीखने के पठार में एक ऐसा समय आता है कि जब वक्र रेखा नीचे या ऊपर जाने के बजाय आधार रेखा के समांतर सीधी चलने लगती है। बस इस सपाट स्थान को सीखने का पठार या अधिगम का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा बाद में उस प्राप्त ज्ञान द्वारा सीखे गए कौशल का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है तो वह स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। बस इतना ही आपको लिखना है। अब एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति कार चलाना जानता है और वह ट्रक चलाने में अपने उस ज्ञान का उपयोग करता है तो इसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। सपोज करो आपने साइकिल चलाई, ठीक है, आपने साइकिल चलाई, छोटी साइकिल चलाई, तो थोड़ा बहुत आपको हैंडल पकड़ना आ गया और कैसे उसे कंट्रोल करना है वो आ गया, तो उसकी सहायता से आप बाइक चला सकते हैं। बस थोड़ा मार्गदर्शन दे दें, यानी कि जो आपने पहले सीख रखा है उसका प्रयोग आने वाली कोई बड़ी चीज आप सीख रहे हैं उसमें करना ही यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब इसके बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही माना है। क्या माना गया है इसको? तो अधिगम ही इसको कहा गया। आदत और अभिवृत्तियों के अर्जन को ही अधिगम माना गया है। दूसरा, अधिगम की प्रभावशाली विधि क्या है? तो अधिगम की प्रभावशाली विधि करके सीखना भी है भाई, अनुकरण द्वारा सीखना भी। करके मतलब भाई खुद प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, अनुकरण यानी कि देख करके सीख रहे हैं, सामूहिक विधि द्वारा सीखते हैं। भाई तीनों बातें ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका ठीक ऑप्शन हो जाएगा। अगला है थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हिलगार्ड की पुस्तक है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग एग्जाम में पूछा गया है। अगला यहाँ पे अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो भाई ये अभी देखो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा जो भी मैं सारांश पढ़ा रहा हूँ पाठों का भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। अधिगम का प्रमुख नियम क्या नहीं भाई? तत्परता का भी है, अभ्यास का भी है, प्रभाव का भी, यही नहीं है बस। सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम, तो चौथे का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, तो पांचवे का बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। छठा क्वेश्चन है पावलोव के अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत को समझाने के लिए किस पर प्रयोग किया गया? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था पावलोव का, ठीक है। अगला इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया गया था। बस इतना याद रखना है, पावलोव ने अपने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सातवां क्वेश्चन है स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आठवां क्वेश्चन एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक कौन है? तो एनिमल इंटेलिजेंसी के लेखक हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो आठवें का ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पांचवें यूनिट के हम यहाँ पे सारांश देखते हैं फटाफट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या कुछ मदद मिल रही है आपको तैयारी करने में तो भैया लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए आपकी तरफ से। बस 2 चैप्टर्स में बचे हैं आपके, इनको देखते हैं, बाकी एमसीक्यू देखते हैं। अभिप्रेरणा, यानी कि अभिप्रेरणा कहते हैं मोटिवेशन, जो कि आजकल सब देते रहते हैं भैया यूट्यूब वगैरह पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी अब तो मोटिवेशन देने लग गए हैं। तो मोटिवेशन वो कहता है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन क्या होता है? एक तरीके से आपको उसमें करने की जोश आ जाता है। और मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक आंतरिक मोटिवेशन और एक बाह्य मोटिवेशन, ठीक है। आंतरिक मोटिवेशन में क्या होता है? मतलब आपको अंदर से करने की इच्छा जागती है। और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है? जो आपके नंबर मिलते हैं। अगर आपसे कहते हैं भैया आपको 10 रुपये मिलेंगे, आप 10 में 10 नंबर लेके आओ, तो ये आपका आंतरिक मोटिवेशन नहीं रहा, ये आपका बाह्य हो गया।
ठीक है। अब प्रिंसिपल ने कहते जो भी स्कूल में टॉप करेगा उसको हम एक बाइक देंगे इनाम के तौर पे। तो ये बाह्य मोटिवेशन हो गया। अब आंतरिक मोटिवेशन जो अंदर से खुद आता है, ठीक है, वो है। अभी दो प्रकार के होते हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्ति आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्य पदार्थों को निर्देशित होती है, ठीक है। अब अभिप्रेरणा के तीन पक्ष हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक एवं उद्दीपन। अभिप्रेरणा की विधि कौन कौन सी है? रुचि, सफलता का ज्ञान, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, खेल, ध्यान, ये सब अभिप्रेरणा की विधियां हैं। चलिए ध्यान की बात करते हैं। ध्यान क्या? अटेंशन है, मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना ध्यान या अवधान कहलाता है। यह एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। ध्यान तो वही होता है भाई, मानसिक चेतना को किसी वस्तु या विचार पर केंद्रित करना। आप सीधे बैठे हैं एकदम पॉलिथीन मार के ओम का उच्चारण कर रहे हैं मन मन में, या बोल के भी आंखें बंद करके, उसको हम ध्यान कहते हैं, ठीक है। बस ये आप पढ़ सकते हैं इसको और बाकी लिख लिए अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, बहुत आसान है। रुचि, इंटरेस्ट, भाई बहुत ही सिंपल है। रुचि एक आंतरिक प्रेरक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य या वस्तु को करने के लिए प्रेरित होता है। यह एक मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से वस्तु किसी वस्तु से संबंधित या लगाव प्रकट करता है। अभिरुचियां तीन प्रकार की हैं, व्यक्ति अभिरुचि, अभिव्यक्तात्मक अभिरुचि और परीक्षित अभिरुचि। इंटरेस्ट इसको कहते हैं। आपका इंटरेस्ट किसमें है? खेल में है, म्यूजिक में है, या राइटिंग में है, किसमें? स्मृति ये होती है मेमोरी। मेमोरी अब कोई सी हो सकती है, स्टोरेज जिसे कहते हैं, स्टोरेज, ठीक है। तो भैया इंसान के अंदर भी स्टोरेज है माइंड में। तो व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है वह मस्तिष्क में संचित होता है। संचित मतलब स्टोर होता रहता है। जो अनुभव मन के अचेतन स्तर पर होते हैं उसे संचय कहते हैं, और जो चेतन स्तर पर होते हैं उसे स्मृति कहते हैं। बस बाकी बाकी कुछ नहीं इसमें, आप देख सकते हैं। स्मृति, विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी है। तो स्मृति की तरह विस्मृति भी एक मानसिक क्रिया है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो मस्तिष्क में उसकी छवि बन जाती है। उस छवि को जब चेतना में रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्मृति की सहायता से उसे स्मरण कर सकते हैं, पर कभी कभी स्मरण करने पर याद नहीं आती है, इसे विस्मृति कहते हैं। जैसे कि आप बहुत सारा पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम में जाओगे, अब एग्जाम में आगे बुद्धि लब्धि का सूत्र बताओ, यार आपको तो याद नहीं है, भूल गए, तो उसको विस्मृति कह देते हैं। याद है तो आपकी स्मृति अच्छी है। चलिए इसके बहुविकल्पीय करते हैं। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है, क्या है बताइए? बहुत ही सिंपल है, अभिप्रेरणा है। क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा। दूसरा, विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ध्यान कहलाता है। मतलब विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने रखना है आंख बंद करके, उसको हम ध्यान कहते हैं। तीसरा, ध्यान के निर्धारक को दो भागों में बांटा गया है, बहुत सिंपल है। चौथा, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन ड्राइवर का है, चौथे का सी, ठीक है। पांचवा, अभिरुचि के स्रोत हैं। अभिरुचि के स्रोत कौन से हैं? इनमें से दोनों है भाई, प्राकृतिक स्रोत भी और अर्जित स्रोत भी। अभिरुचि के दोनों स्रोत हैं, तो पांचवे का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या है, फटाफट से करते हैं। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमसे होती है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम स्मृति कहते हैं। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए हैं? तो वुडवर्थ ने स्मृति के 4 घटक बताए हैं। 7वां का ये ठीक हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, वह प्रवृत्ति जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, अप्रिय अनुभव, यानी कि जो आपको अच्छे लगते नहीं यार, आपको सीखने में कठिनाई होती है, उसे हम विस्मृति कहते हैं। तो 8वें का डी ऑप्शन ठीक है। चलिए फटाफट से इसका जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट इसकी पीडीएफ वो देखते हैं, बाकी एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं। तो रोहित स्टडीशाला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबाना भाई, कुछ भी हो जाए। चलिए लास्ट चैप्टर यहाँ पे छठा, क्या है यहाँ पर छठा चैप्टर? हाँ, संपूर्ण अध्याय का सारांश यहाँ पे निम्नलिखित है। सामान्य रूप से देखो, इस चैप्टर से बहुत ही कम आता, जो आता है वही इंपोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये देख लेते हैं। एकत्रित आंकड़ों को सरल, आसान एवं संक्षिप्त करने की 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी? वर्गीकरण, सारणीकरण और रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण होती है।
सामान्यतः आंकड़े प्राथमिक और द्वितीयक दो ही प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी पूछ लिया जाता है, सांख्यिकी को लैटिन शब्द कभी कभार पूछता है, वैसे पूछता नहीं खासकर, लेकिन पता होना चाहिए। स्टैट से उद्गत किया गया जिसका अर्थ राजनीतिक राज्य से है। सांख्यिकी में केवल उन्हीं तथ्यों की अभिव्यक्ति की जाती है जिन तथ्यों को संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो। चलिए, उसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात करते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तीन प्रकार की होती है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक। आपने मैथ में भी पढ़े होंगे, ठीक है, ठीक है। परंतु सबसे अधिक प्रयोग मध्यमान का किया जाता है। चलिए, बाकी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आरोही अवरोही क्रम। बहुलांक की बात करते हैं भाई यहाँ पे। अब हम बहुलांक क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत कम गणना करके केंद्रीय प्रवृत्ति को मापा जाता है। यह माध्यम बहुलांक कहला जाता है। इसे बहुलक भी कहते हैं, मतलब जो चीज अधिक बार आती है, जैसे मैं कहूँ 2, 5, 7, 2, 2, इसमें बहुलक क्या? दो है ना, दो कई बार आया है। अब इसके बहुविकल्प पे देखिए, सांख्यिकी शब्द किसी लैटिन शब्द से उद्धृत किया गया। अभी आपने पहला पॉइंट जो पढ़ा वो यही पढ़ा था। तो स्टेट शब्द से, जो राजनीतिक वर्ड भी है। आंकड़ों को सरल, आसान एवं संक्षिप्त करने की कौन सी एक प्रक्रिया नहीं है? भाई सभी हैं, ये सामान्यकरण नहीं है। तो दूसरे का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मौलिक रूप से एकत्र किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े, तीसरे का बी ऑप्शन। चौथा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और शुद्ध माप क्या है? माध्य है, चौथे का बी ठीक है। पांचवा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बाउले का है, पांचवे का सी करेक्ट है। छठा, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन नहीं है? भाई माध्य भी है, बहुलांक भी है, माध्य का भी है, प्रसार नहीं है बस ये। तो छठे का डी ऑप्शन करेक्ट है। सातवां, यहाँ पे आंकड़ों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अवर्गीकृत व वर्गीकृत। भाई प्रकार तो एक से ज्यादा ही होंगे ना, तो ये तो वैसे गलत होगा दोनों, ठीक है। तो ये अवर्गीकृत व वर्गीकृत है। आठवां, औसत का पूरा नाम क्या है? औसत को हम यहाँ पे माध्य भी कहते हैं, औसत एवरेज या मीन, ठीक है, वो कहते हैं। ये आपके इसमें 6 चैप्टर थे, 6 ही चैप्टर हैं। इसके हमने सारांश पढ़ लिया, एमसीक्यू पढ़ लिया। बाकी आप इसको देख सकते हैं ठीक से, और नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब शिक्षण निगम के सिद्धांत की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।